स्टारलिंक जैसे सिस्टम की संभावित भूमिका की बात की जाए, इन वायरल कंटेंट ने वैश्विक राय को प्रभावित किया है और कई बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को भी तेज किया है। इसी कारण स्टारलिंक को अब सिर्फ एक तकनीकी सेवा नहीं बल्कि एक ऐसा माध्यम माने जाने लगा है जिसका जियोपॉलिटिकल असर भी हो सकता है। एक ऐसा डिजिटल हथियार माना जा रहा है जिसमें ना गोली चलती है, ना बम गिरते हैं, लेकिन इसके प्रभाव से सरकारों पर दबाव और सत्ता की स्थिरता पर असर पड़ता है। यह सेवा एलन मस्क की कंपनी की है, जिनके राजनीतिक संबंधों को लेकर भी अक्सर चर्चाएं होती रही हैं। स्टारलिंक ट्रंप के दोस्त एलन मस्क की कंपनी है। हालांकि मस्क और ट्रंप के रिश्ते फिलहाल हाल के दिनों में ठीक नहीं हैं। हो सकता है कि यह दुनिया को दिखाने के लिए हो, लेकिन कुल मिलाकर स्टारलिंक का तेजी से फैलाव एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या स्टारलिंक अमेरिका विरोधी देशों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर काम कर रहा है या काम कर सकता है, जैसा कि उसने ईरान में किया है कि ईरान की सरकार ने यह आदेश दिया था कि इंटरनेट बंद होगा, कोई भी मोबाइल कंपनी इंटरनेट नहीं चलाएगी, लेकिन स्टारलिंक ने ईरान के इस नरसंहार को ईरान की सरकार के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध पूरे देश में पहुंचा दिया और ईरान के लोगों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। स्टारलिंक कैसे काम करता है? आसमान में हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट का एक नेटवर्क है जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, पृथ्वी के चारों तरफ है, सीधे मोबाइल एंटीना से जुड़ता है। लोकल टावर या फाइबर की आपको जरूरत नहीं होती है। इंटरनेट बंदी के बावजूद यह चलता रहता है। दुर्गम इलाकों पर हाई स्पीड कनेक्शन सरकारों के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर। एयर स्टारलिंक एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सिस्टम है जिसमें आसमान में घूम रहे हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट उसको जोड़ते हैं। तमाम जो मोबाइल कंपनियां हैं, एयरटेल है, आसान भाषा में आपको समझा दूं, जो तमाम कंपनियां जैसे एयरटेल है, जियो है या फिर दूसरी कंपनियां हैं, उनकी तरंगें कैसे चलती हैं? वो ऐसे चलती हैं, ऐसे उनकी तरंगें चलती हैं, वर्टिकल। लेकिन स्टारलिंक की तरंगें कैसे होती है? अब जब ऐसे वर्टिकल चलेंगी तो पहाड़ बीच में आएंगे, इमारतें बीच में आएंगे, जंगल आएंगे, तो आपका कनेक्शन कटता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन स्टारलिंक की जो तरंगे हैं वो कैसे आएंगी? वो सीधे हॉरिजॉन्टल आएंगी, वो ऐसे ऐसे आसमान से नीचे आएंगी। आप किसी जंगल में खड़े रहिए, पहाड़ पर खड़े रहिए, कहीं पर भी खड़े रहिए, आपके मोबाइल पे वो सीधी आएंगी और आपका फोन बिल्कुल सैटेलाइट की तरह काम करेगा। ये हथियार कैसे बन गया है? ये सुविधा तो है, बड़ी सुविधा है, लेकिन ये हथियार कैसे बन रहा है? इंटरनेट बंदी को आखिर 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 क्या असर क्या करता है? अगर इंटरनेट बंदी है, उदाहरण के तौर पर किसी सरकार ने यह फैसला किया है कि इस इलाके में या इस राज्य में या इस देश में इंटरनेट फिलहाल बंद किया गया है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए तो वो बेअसर हो जाता है, बेअसर हो जाता है। प्रदर्शनकारियों को वो लाइव फीड दे देता है, लाइव ब्रॉडकास्ट कनेक्शन दे देता है, वीडियो वायरल कर सकते हैं, आप कुछ भी अफवाह फैला सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ग्लोबल प्रेशर, नेगेटिव वॉर में सबसे मजबूत टूल है ये। सरकारों के खिलाफ माहौल बनाने में ये मदद कर सकता है। डिजिटल क्रांति अब डिजिटल विद्रोह में बदल सकती है और उसमें इस तरह के इंटरनेट बड़ी क्षमता रखते हैं। स्टारलिंक किन देशों में, किन क्षेत्रों में? उत्तरी अमेरिका में, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, कैरिबियाई द्वीप क्षेत्र में शामिल है। धीरे धीरे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में भी संभवतः बातचीत हो गई है, कुछ जगह चालू हुआ है। नेपाल में भी एक कुछ जगह देखा गया था। यूरोप, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, अधिकांश यूरोपीय देश, दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, चिली आदि, प्रशांत एशिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश लाइसेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो मध्य पूर्व और अफ्रीका, कतर, ओमान, बहरीन, सोमालिया, नाइजीरिया, केन्या, रवांडा जैसे अन्य देश, ओशियाना और द्वीप क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और सोमाया, ये तमाम देश हैं जो यहां पर हैं। अब यूक्रेन का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में भी स्टारलिंक का अहम रोल रहा है। रूसी साइबर हमलों के बीच लगातार वो यूक्रेन को कनेक्टिविटी देता रहा।
सेना और नागरिकों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया गया। लाइव वीडियो और पूरे ड्रोन फुटेज विदेशों तक पहुंचाए गए। वैश्विक समर्थन और प्रेशर बनाने में भी वो मदद करता रहा। यानी कि सुविधा तो है लेकिन खतरा भी है। अब उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल, कि भारत के लिए संभावित खतरे क्या हो सकते हैं। क्योंकि अब जो जानकारी आ रही है कि भाई भारत में भी स्टारलिंक को परमिशन मिल गई है, अनुमति मिल गई। उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है, उसकी सेवा शर्तें क्या है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि वहां के जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत गंभीरता से लगातार देख रहे हैं और दक्षिण भारत में भी कुछ जगह इसकी एक तरह से सेवा देखी जा रही है। तो भारत ने भी अब अनुमति दे दी है, लेकिन उसमें सेवा शर्तें क्या हैं ये समझने की जरूरत है। असल में इंटरनेट बंद करने की सरकारी शक्ति को वो कमजोर करता है। देश विरोधी समूहों को बिना रोक टोक सूचना फैलाने की क्षमता उसके पास होती है। सोशल मीडिया के जरिए हिंसा और अशांति फैलाने का टूल यह बन सकता है। कनेक्टिविटी की वजह से नकली खबर और नैरेटिव बहुत जल्द वायरल हो सकता है। आतंकवादी और विद्रोही गुट इसे रणनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत इसे निगरानी और साइबर सुरक्षा चुनौतियों के तौर पर भी इसे भारत में देखा जा रहा है। अब उसे लेकर क्या स्थिति हो रही है, इसे गंभीरता से मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए और मंत्रालय कर भी रहा है। तमाम सेवा शर्तों पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया होगा। लेकिन इंटरनेट की कमाई का खेल क्या है यह भी समझने की जरूरत है। असल में एलन मस्क खुले मंचों से स्टारलिंक को प्रमोट करते हैं। युद्ध और संकट वाले देशों में बड़ा डिमांड, जो कि सब्सक्रिप्शन जो उसका सब्सक्रिप्शन है उसमें हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है। 2025 तक अनुमानित जो कमाई है वो 8 से 10 बिलियन डॉलर है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से भी मोटा मुनाफा इस कंपनी को होता है। टेक्नोलॉजी अब पावर और प्रॉफिट का एक तरह से कॉम्बो है। अब अली रेजा सैदी, खमनेई के जुल्म की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए कि अली रेजा सैदी, जो कि आबदान का रहने वाला है, युवक है, उसे तेहरान में दमनकारी बलों ने मार दिया है। जी हां, क्योंकि छोटे शहरों से इस विशाल भीड़ को देखिए। दरअसल जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, दरअसल एक युवक अली रेजा सैदी की हत्या के बाद उसके जनाजे में भीड़ जुटी हुई थी और लोग ईरान की मौजूदा धार्मिक सत्ता प्रणाली के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो कि तस्वीरों को दिखाई दे रहा है। लेकिन वाकई चिंता की बात है कि जो ईरान में घटनाक्रम घट रहा है। असल में भारत सरकार ने ईरान में मौजूद सभी भारतीयों को ईरान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। भारत सरकार ने किसी कमर्शियल फ्लाइट या किसी दूसरे साधनों से जल्द ईरान छोड़ने को लिए कहा है। जो भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है उसमें सभी भारतीयों से यह कहा गया है कि वो अगला आदेश आने तक ईरान जाने का ना सोचें। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीयों को किसी भीड़ भाड़ वाले या प्रदर्शन वाले इलाके और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने को कहा है। भारतीयों को यह भी सलाह दी गई है कि वो जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें, जिसमें पासपोर्ट, पहचान पत्र और यात्रा से जुड़े कागज शामिल हों। किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारतीय दूतावास में जाकर संपर्क कर सकें। इसके साथ ही स्थानीय मीडिया और अन्य खबरों पर नजर बनाए रखने की भी सलाह दी गई है ताकि उन्हें सही जानकारी उपलब्ध हो सके। क्योंकि ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें 3,000 छात्र बताए जा रहे हैं। भारत सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, पूरा भारत इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि वो जल्द से जल्द वापस आ जाएं। कुल मिलाकर ईरान के कट्टरपंथी खलीफा के दिन अब बचे खुचे रह गए। हालांकि ये लड़ाई वेनेजुएला जैसे आसान नहीं है, लेकिन हाँ, स्टारलिंक खेल कर रहा है। इसमें दुनिया को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान का जो दमनकारी शासन है वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जो सिचुएशन रूम है वहां पर रणनीति बन चुकी है। रणनीति क्या बनी है इसके लिए कुछ घंटे इंतजार और करना पड़ेगा। समझिए.com में